आज हमारा जो पाठ चल रहा था सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, उसमें हमने कल देखा था कि चीन का किस तरह उभार हुआ। अब है चीन के साथ भारत के संबंधों की बात करें तो पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पहले भारत और चीन एशिया की महाशक्ति थे। चीन का अपने आसपास के इलाकों पर भी काफ़ी प्रभाव था और आसपास के छोटे देश इसके प्रभुत्व को मानकर कुछ नजराना देकर चैन से रहा करते थे। चीनी राज्यों के लंबे शासन में मंगोलिया, कोरिया, हिंद चीन के कुछ और इलाके, तिब्बत इसकी अधीनता मानते रहे थे। भारत के भी अनेक राजवंश और साम्राज्यों का प्रभाव उनके अपने राज्य में बाहर भी था। भारत हो या चीन, इनका प्रभाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था, यह आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक भी था। पर चीन और भारत अपने प्रभाव क्षेत्रों के मामले में कभी नहीं टकराए थे। इसी कारण दोनों के बीच राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रत्यक्ष संबंध सीमित ही थे। परिणाम इसका यह हुआ कि दोनों देश एक दूसरे को ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं जान सके, और जब 20वीं सदी में दोनों देश एक दूसरे के टकराए तो दोनों को ही एक दूसरे के प्रति विदेश नीति विकसित करने में मुश्किलें आईं। अंग्रेजी राज्य से भारत के आज़ाद होने और चीन द्वारा विदेशी शक्तियों को निकाल बाहर करने के बाद यह उम्मीद जगी थी कि ये दोनों मुल्क साथ आकर विकासशील दुनिया और ख़ासतौर से एशिया के भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कुछ समय के लिए हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लोकप्रिय हुआ। सीमा विवाद पर चले सैन्य संघर्ष ने इस उम्मीद को समाप्त कर दिया। आज़ादी के तत्काल बाद 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत चीन सीमा पर बस्तियां बसाने के फैसले से दोनों देशों के बीच संबंध एकदम गड़बड़ हो गए। भारत और चीन दोनों देश अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी दावों के चलते 1962 में लड़ पड़े और 1962 के युद्ध में भारत को सैनिक पराजय झेलनी पड़ी और भारत चीन संबंधों पर इसका दीर्घकालिक असर हुआ। 1976 तक दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध समाप्त ही रहे। उसके बाद धीरे धीरे दोनों के बीच संबंधों में सुधार हुआ और 1970 के दशक के उत्तरार्ध में चीन का राजनीतिक नेतृत्व बदला। चीन की नीति में भी अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख होते गए। इसलिए चीन भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए विवादास्पद मामलों को छोड़ने को तैयार हो गया। 1981 में सीमा विवाद को दूर करने के लिए वार्ताओं की श्रृंखला भी शुरू की गई। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से भारत चीन संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आया। अब इनके संबंधों का राजनीति ही नहीं, आर्थिक पहलू भी है। दोनों ही खुद को विश्व राजनीति की उभरती शक्ति मानते हैं और दोनों ही एशिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहेंगे। दिसंबर 1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा करने से भारत चीन संबंधों को सुधारने के प्रयासों को बढ़ावा मिला और उसके बाद से दोनों देशों ने टकराव टालने और सीमा पर शांति और यथास्थिति बनाए रखने के उपायों की शुरुआत की। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने के समझौते भी किए। 1999 से भारत और चीन के बीच व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ रहा है। इससे चीन के साथ संबंधों में नई गर्मजोशी आई है। चीन और भारत के बीच 1992 से लेकर 92 में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। हाल में दोनों देश ऐसे मसलों पर भी सहयोग करने के लिए राजी हुए जिससे दोनों देशों के बीच विवाद पैदा हो सकते थे, जैसे विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने का मामला हो या वैश्विक धरातल पर भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेता तथा अधिकारी अब अक्सर नई दिल्ली और बीजिंग का दौरा करते रहते। इससे दोनों देशों के एक दूसरे को ज़्यादा करीब से समझने लगे हैं। परिवहन और संचार मार्गों की बढ़ोतरी, समान आर्थिक हित तथा एक जैसे वैश्विक सरोकार के कारण भारत और चीन के बीच संबंधों को ज़्यादा सकारात्मक तथा मजबूत बनाने में मदद मिली है। 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण को कुछ लोगों ने चीन से खतरे के मद्देनज़र उचित ठहराया था, लेकिन इससे भी दोनों देशों के बीच संपर्क कम नहीं हुआ। यह सच है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में भी चीन को मददगार माना जाता है। बांग्लादेश और म्यांमार से चीन के सैनिक संबंधों को भी दक्षिण एशिया में भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है।
पर इनमें से कोई भी मुद्दा दोनों मुल्कों में टकराव करवा देने लायक नहीं माना जाता। इस बात का एक प्रमाण यह है कि इन चीज़ों के बने रहने के बावजूद सीमा विवाद सुलझाने की बातचीत और सैन्य स्तर पर सहयोग का कार्यक्रम जारी है। भारत और चीन के नेता तथा अधिकारी अब अक्सर नई दिल्ली और बीजिंग का दौरा करते हैं। इससे दोनों देश एक दूसरे को ज़्यादा करीब से समझने लगे हैं। परिवहन और संचार मार्गों की बढ़ोतरी, समान आर्थिक हित तथा एक जैसे वैश्विक सरोकारों के कारण भारत और चीन के बीच संबंधों को ज़्यादा सकारात्मक तथा मजबूत बनाने में मदद मिली है। आगे है जापान। जापान की बात करें तो जापान सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, माज़दा जैसे प्रमुख जापानी जो ब्रांड हैं उनके नाम आपने ज़रूर सुने होंगे। उच्च प्रौद्योगिकी के उत्पाद बनाने के लिए इनके नाम मशहूर हैं। जापान के पास प्राकृतिक संसाधन कम हैं, उसके पास ज़मीन भी, छोटा देश है, ज़मीन भी कम है, चारों तरफ समुद्र से घिरा है और वह ज़्यादातर कच्चे माल का आयात करता, मतलब उसके यहाँ कुछ ज़्यादा पैदा भी नहीं होता है। इसके बावजूद दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान ने बड़ी तेज़ी से प्रगति की है। जापान 1964 में आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD का सदस्य बन गया और 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। एशिया के देशों में अकेला जापान ही समूह 7 के देशों में शामिल है। आबादी के लिहाज से विश्व में जापान का स्थान 11वां है। परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला एकमात्र देश जापान संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में 10% का योगदान भी करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अंशदान करने के लिहाज से जापान दूसरा सबसे बड़ा देश है। 1951 से जापान का अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन है। जापान के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 9 के अनुसार राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में युद्ध को तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग अथवा धमकी से काम लेने के तरीके का जापान के लोग हमेशा के लिए त्याग करते हैं। जापान का सैन्य व्यय उसके सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1% है, फिर भी सैन्य व्यय के लिहाज से विश्व में जापान का स्थान 7वां है। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर अनुमान लगाइए कि वैकल्पिक शक्ति केंद्र के रूप में जापान कितना प्रभावकारी होगा। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय द्विपक्षीय यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए प्रमुख समझौतों के बारे में भी हमें इसके बारे में जानना चाहिए। एक और देश है दक्षिण कोरिया। कोरियाई प्रायद्वीप को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में दक्षिण कोरिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया और उत्तरी कोरिया डेमोक्रेटिक पीपल ऑफ कोरिया में 38वें समानांतर के साथ साथ विभाजित किया गया। 1950 से 53 के दौरान कोरियाई युद्ध और शीत युद्ध काल की गतिशीलता ने दोनों पक्षों के बीच प्रद्वंद्वता को तेज कर दिया। अंततः 17 सितंबर 1991 को दोनों कोरिया संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने और इसी बीच दक्षिण कोरिया एशिया में सत्ता के केंद्र के रूप में उभरा और 1960 के दशक में 1980 के दशक के बीच इसका आर्थिक शक्ति के रूप में तेज़ी से विकास हुआ। इसे हान नदी पर चमत्कार कहा जाता है। अपने सर्वांगीण विकास को सांकेतिक करते हुए दक्षिण कोरिया 1996 में OECD का सदस्य बन गया। 2017 में इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और सैन्य खर्च में इसका 10वां स्थान है।